एसिड जितनी ज्यादा सखी होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। डेफिनेशन क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की? दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, दोज एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये जो जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी, ये सारी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हैं, यस और नो? ठीक है। Yes, sir. अब वीक एसिड की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि कंजूस वाला कौन है। तो अभी आपने देखा था CH3COOH या H2CO3 है ना। अब CH3COH के बाद कितने H हैं? 4। लेकिन ये कमबख्त रिलीज कितने करता है? सिर्फ एक। 3 और 1। एक। तो 4 हैं लेकिन रिलीज कितने कर रहा है? सिर्फ एक। तो भाई ये हुआ कंजूस वीक एसिड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। नहीं हो इसी रहा। तरह H2CO3 में देखिए आप कि H2CO3 क्या है? 2 H है इसके पास, लेकिन ये भी रिलीज कितने करता है? एक ही रिलीज करता एक। है। तो ये भी क्या हुआ? वीक एसिड हुआ। इज Weak दैट acid. क्लियर? Yes, sir. जी कोई मसला? नहीं। डेफिनेशन लिख ली तुम लोगों ने? जज़ाकल्लाह। Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक जी एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? डेफिनेशन लिखी आप लोगों ने सबने? क्या डेफिनेशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? द एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, Completely. याद करते जाओ बेटा, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली आर कॉल्ड वीक एसिड्स। यस और नो? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? बेस का अच्छा, बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? वही तरीका होगा, दोज बेसिस विच डिसोसिएट, बोलो भाई, कंप्लीटली आर कॉल्ड, अरे बोलते क्यों नहीं हो बेटा? दोज बेसिस विच डिसोसिएट कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। Strong base. एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? NaOH की एग्जाम्पल है। NaOH के पास एक OH है और वो क्या करता है? रिलीज कर देता है, स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अलावा एग्जाम्पल दूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद 2 OH हैं लेकिन वो बड़ी मुश्किल से एक रिलीज करता है, बड़ी मुश्किल से एक रिलीज करता है। वीक बेस आपसे पूछा नहीं जाएगा, डेफिनेशन यानी एग्जांपल शायद ही ना पूछी जाए, लेकिन मैं दे रहा हूं एहतियातन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एक ही OH रिलीज करता है, एक अपने पास ही रहता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। आर वी क्लियर? तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया बेटा हम लोगों ने? हमने पढ़ लिया एसिड क्या है, बेस क्या है, हमने पढ़ा एसिड की एग्जांपल। उन्हीं एग्जांपल्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया एसिड के डिफरेंट नाम, उनमें कौन मोनोप्रोटिक है, कौन डाइप्रोटिक है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब सीखा हमने। और स्ट्रेंथ की भी बात हो गई। कोई मसला तो नहीं आता? No, sir. अब हम दोबारा से एक दफा कॉलम बना लेते हैं और इस दफा हम लोग कॉमन कॉलम में क्या बात करेंगे? कंपेयर कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को, ताकि कंपैरिजन की वजह से क्या होगा, हमें एक दफा में याद हो जाएंगी। बेटा याद हो रहा है मरियम मेरे साथ? मायर आतिर याद Yes, कर sir. पा रहे हो मेरे साथ? अलिशबा, जी सर। आज भी इवेंट है तुम लोगों के घर में? जी सर, लेकिन मैं जा नहीं रही क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ने में 8 से मॉक था। मतलब आज वो है, जैसे मैं हिंदियाँ लगेंगी सबकी, तो इतना कोई मेजर इवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। अच्छा जी। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एसिड्स हैव, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? एसिड का जायका कैसा होता है? ठीक है, मरियम नहीं समझ में आ रही बात। जबकि बेसिस का जायका कैसा होता है बेटा? Bitter. बेटर। Yeah. मरियम की आवाज आना बंद हो गई, आतिर की तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। Sir, आधे से नहीं है सर क्लास में। आतिर क्लास में नहीं है, क्यों? I don't know, sir. अभी leave किया। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई। मरियम बेटा आपकी आपका जवाब क्यों नहीं आ रहा है बेटा? सर आ रही है।
एसिड्स आर soluble in water, yes or no? Yes. Yes, sir. बेसिस के लिए हमने क्या कहा था? मे और मे नॉट बी Soluble soluble, in water. ठीक है, ऐसा ही है ना, मे और मे नॉट बी Yes, soluble. may not. अच्छा, एसिड्स हैव पीएच वैल्यू, अच्छा पीएच का पूरा टॉपिक आएगा तो वहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं पीएच वैल्यू लेस देन 7, यस और नो? स्कूल में आपने पढ़ा होगा, Yes, sir. पीएच में आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो Yes, आपको और yes. बेहतर समझ में आएगा कि एसिड की वैल्यू अगर पीएच स्केल पे, किसी भी एसिड की वैल्यू अगर पीएच स्केल पे लेते हैं तो 7 से कम आती है, तो Yes, एसिड sir. की, और बेस में क्या होता है? So 7 से ज़्यादा 14 तक I think. पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, Yes, sir. कोई मसला इसमें No, sir. नहीं? अच्छा, एसिड्स, अगर याद करो रस्टिंग, याद करो रस्टिंग का टॉपिक, एसिड्स प्रोमोट्स रस्टिंग, जबकि बेसिस में अगर आपको याद हो स्लो डाउन रस्टिंग। एसिड बेस का इफेक्ट याद कीजिएगा रस्टिंग के टॉपिक पे, रस्टिंग का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है मेटल्स के साथ, मेटल्स के चैप्टर में मेरे साथ, ठीक है। एसिड्स जो है जी सर। वो रस्टिंग को कर देते हैं तेज, जबकि बेसिस जो है वो रस्टिंग को स्लो कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड्स टर्न moist litmus paper from blue to red and bases turn moist litmus paper from red to blue. But are you getting all these points? Simple से points है। Yes, sir. मरियम नहीं आ रहा बेटा समझ में? नहीं आ रहा सर। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको याद रखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी ऑब्वियस है और इतनी बार अभी आगे के टॉपिक में भी आएंगी कि आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ ही जाएंगी, ठीक है जी। अब आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं पहले। अल्लाह हाफिज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मेरे बच्चों एसिड्स की, अल्लाह हाफिज, आपने 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कितनी प्रॉपर्टीज याद रखनी है बेटा? तो याद क्या रखनी है, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी भरपूर। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चे जो एसिड्स की आपने दिमाग में रखनी है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि 3 है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस। और वो 3 प्रॉपर्टीज क्या हैं बच्चों? एसिड का रिएक्शन विद मेटल, Tell एसिड का रिएक्शन विद card. मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, या जिसे हम बेस कहते हैं। बेसेस जो होती है ना वो मेटल का या तो ऑक्साइड होती है या हाइड्रोक्साइड होती है। और Yes, sir. एसिड का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं और इनके रिजल्ट्स भी याद रखना बे इंतहा आसान है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये जनरल पैटर्न है।
एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। और एसिड जो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और Salt, water and carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड। मेरे बच्चे, आपके मोल्स वाले चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस आते हैं ना स्टिशियोमेट्री में, जो गिवन नहीं होते, वो इन्हीं में से होते हैं। और ये बिल्कुल हलवाई, अभी हम लोग मिलके लिखेंगे, बात पप्पू बच्चा समझ में आएगी आप। क्या है, मैंने कहा एसिड के 3 तरह के रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। एसिड किस किस से रिएक्ट कर रहा है, बोलो बेटा। Sir, metal, uh, uh, बेटा अलिशबा, base मरियम, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा मुझे? Sir, was acid, hydrogen metal, carbonate. metal hydroxide, acid reacts with carbonate and टू फॉर्म व्हाट? प्रोडक्ट याद रखना आसान है, सॉल्ट सब में बन रहा है। फिर मेटल से रिएक्ट करता है तो साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल ऑक्साइड या बेस से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, कोई गैस नहीं बनती। और जब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसको असल में करके देखना है, असल में रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ये तो हर बच्चे को रट्टा लगा हुआ है, रिएक्शन लिखने में फंस जाते हैं, आए समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नहीं। मैं एसिड ले लेता हूँ, रैंडमली एसिड ले रहा हूँ बेटा मैं। HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, CH3C। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहा हूं ताकि आप रिएक्शन लिखने में घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और क्या है, H2CO3। ठीक है बच्चों, अब इनको हम मेटल दे देते हैं, अलग अलग मेटल दे देते हैं। मान लो इसका रिएक्शन हम करा दें कैल्शियम से करा देते हैं, इसका सोडियम से करा देते हैं, है जी, इसका आयरन से करा देते हैं, है जी, इसका जो है वो एल्यूमिनियम से करा देते हैं, इसका जो है वो, ये मैं मुश्किल से मुश्किल बना रहा हूं इसको, सोडियम से करा देते हैं, और इसका पोटेशियम से करा देते हैं। अलग अलग मेटल ले लिए मैंने ताकि पैटर्न में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्या करना है, क्या होगा। हाँ चले ना, कौन से, कोई बात नहीं, सेम होगा तो क्या कयामत आ जाएगी क्या? कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, बड़ा सिंपल, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, बेटा सिंपल सा गेम है। क्या Cl है, तवज्जो रखो। क्या होगा बेटा, क्या जो कैल्शियम मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कंपाउंड में ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव। पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला पार्ट, ये वाहिद कंपाउंड है जिसमें उल्टा है, पहला पार्ट नेगेटिव है, बाद में उल्टा है। ये पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलता है। तो आप जाके देखें कैल्शियम जो है वो किससे मिलेगा, बोलो भाई, Cl से। तो क्या कंपाउंड बनाएगा, CaCl। अच्छा, CaCl आपने लिखा, C और Cl कंबाइन हो गए। अब कैल्शियम कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 2 का। और हम ये जानते हैं जब आप कंपाउंड लिखते हैं तो जो ग्रुप के जो वैलेंसीज हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी है, 2। तो कैल्शियम का 2 कहां लिखा जाएगा, क्लोरीन के ऊपर। और क्लोरीन ग्रुप 7 का होता है, ग्रुप 7 की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ये मैंने शुरू में बताया है, दोबारा बता देता हूं जिनको नहीं मालूम है। अगर ये वैलेंसी वाला चक्कर याद हो ना तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्या चक्कर है बेटा, जरा समझना। ग्रुप 1 की 1 होती है, 2 की 2 होती है, 3 की 3, 4 की 4। उसके बाद ग्रुप 5 की 3, फिर 6 की 2, 7 की 1। ये वैलेंसीज याद रखोगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। तुम कंपाउंड के फॉर्मूले का गोल्डन रूल क्या है कि जब आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो वैलेंसीज को क्रॉस में लिखते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं। तो अब अप्लाई कीजिए, कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो CaCl2 बनेगा, यस और नो? Yes, yes. sir. 7 हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, इसकी बैलेंसिंग होगी। अभी सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं। आगे देखिए, Na किससे कंबाइन होगा, NO3 से। सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बन जाएगा, दोनों की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आंख बंद करके बनाना है, बैलेंसिंग बाद में। उसके बाद जनाब Fe किससे रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट, SO4 से। क्या बन जाएगी साथ, हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्ट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड्स क्या बनते जा रहे हैं, सॉल्ट। Al किससे रिएक्ट करेगा, Al और PO4। अब PO4 की वैलेंसी कितनी है, नजर आ रहा है यहाँ, हाइड्रोजन पे लिखी हुई है 3 है। Yes, तो sir. किस पर लिखेंगे, एल्यूमिनियम पर, यस और नो? Yes, sir. और एल्यूमिनियम भी ग्रुप 3 का होता है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाता कैंसिल हो है, जाएगा। इसीलिए हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ AlPO4। उसूलन क्या होना चाहिए, Al3PO4 3, लेकिन चूंकि 3 3 सेम है, कैंसिल कर देते हैं, AlPO4 लिख देते हैं। बात समझ में आई?
यस सर। अच्छा, उसके बाद Na आ गया। Na का कैसे रिएक्शन होगा? CH3COO Na और हाइड्रोजन गैस, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? KHCO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट। गैस। यस और नो? यस सर। रट्टा मारने की भाइयों जरूरत नहीं। वैलेंसी वाली बात समझ में आई? सर यहाँ पे आयरन 2 है या 3 है? बेटा आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, SO4 का 2 इधर आ रहा है, इसका मतलब है आयरन का भी 2 ही होगा, जब ही लिखा हुआ नहीं। आई बात समझ में? नहीं क्या बोला मैंने? जी। इसी तरह से आप चाहें तो इनका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। फिर से कॉपी करें, क्या हो जाएगा? HCl आ गया। अब मैं सारे इतने सारे नहीं कर रहा, थोड़े थोड़े कर रहा हूं। मैं मान लो कि NaOH से रिएक्ट करा लिया आपने, तो क्या बनाते हैं हम? सॉल्ट और क्या बनता है? बोलो ना, क्या वाटर। बनता है? वाटर। सॉल्ट और वाटर। वाटर। तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैसे कॉम्बिनेशन होगा? पॉजिटिव नेगेटिव तो मिलेगा NaCl और यहाँ H और OH मिलेगा वाटर। अगर यहीं पर मैं ले लेता CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड और KOH, अगेन क्या होता? K पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव फिर जोड़ दो, CH3COOK और H2O। यस और नो? तो बनाना जी सर। मुश्किल यस सर। नहीं है। और ले लेते हैं, लेट्स से कि H2SO4 ले लिया आपने, है जी, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया NH4OH से, है जी। क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा बोलो बेटा? NH4SO4। अब NH4SO4 में वैलेंसी का गेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NH4 की वैलेंसी 1 है, जबकि SO4 की वैलेंसी 2 है। SO4 का 2 यहां लिखना लाजमी होगा। ठीक है? अगर मैं तुम्हें बताऊं वैलेंसीज कैसे याद रखनी है, एक तो मैंने ग्रुप का चक्कर बताया ना, अपने बच्चों को जरा बता देते हैं कि वैलेंसीज याद रखने, एक तो ग्रुप से पता चल जाती है आपको, दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स वैलेंसीज है, और वो कौन सी है? तुम्हारे सिलेबस में 5 है। कौन कौन सी? OH की वैलेंसी 1 होती है, NO3 की भी 1 होती है, CO3 की 2 होती है, SO4 की 2 होती है, ठीक है, और पांचवी क्या है? NH4 की भी 1 होती है। ठीक है, ये 5 वैलेंसी जो पीरियोडिक टेबल से पता नहीं लगेंगी आपको, ग्रुप में अगर याद हो जाए तो क्या ही कमाल हो, इससे फिर आप फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में? सॉल्ट बना और वाटर बन गया। यस और नो? यस और नो? यस सर। आगे देखें बेटा, अब आप तीसरा रिएक्शन कराते हैं मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के कार्बोनेट से। तो आए कार्बोनेट से कराते हैं, क्या बनता है उसमें बेटा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो आपने ले लिया HCl और ले लिया आपने Na2CO3। यस और नो? क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट, वाटर और बोलो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? H2SO4 ले लिया और यहां ले लिया KHCO3, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। तो क्या बनेगा? KSO4 लिखा आपने, SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो K पे लगा दी, K2SO4, और ये हो गया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? यस यस सर। सर। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी भी एसिड और बेस की इक्वेशन लिख सकते हो इस तरह से? बोलो बच्चों जी बच्चों। सर। अच्छा मुझे एक जी सर। बात बताओ, क्या बात बोल रहा था? हाँ, कि दो रिएक्शन में से ऐसे हैं जिनमें गैस निकल रही है, कौन कौन से हैं वो? मेटल के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, और नहीं क्या, मेटल वाला और कार्बोनेट और वाला। ये कार्बन। दोनों। जी। कार्बन। ये बात यस। ऑब्वियस है या नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिलेगी? जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो जब रिएक्शन तो होगा गैस बबल्स निकलेगी, जब गैस निकलेगी तो बबल्स ऑफ गैस नजर आएंगे नहीं आएंगे? बोलो बेटा। आएंगे। आएंगे सर। तो बबल्स ऑफ गैस की, वैसे इसकी और डिटेल ऑब्जर्वेशन भी है, वो अभी नहीं बता रहा, अभी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। बबल्स ऑफ गैस दिखेंगे नहीं दिखेंगे? बोलो बेटा। यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करूंगा अगली लेक्चर में। यहां तक समझ में आया? मरियम ने ऊपर से गया सारा बेटा? नहीं आ गया। नहीं बेटा, अगर नहीं आया तो बोल दो, कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं डांटता वाटता नहीं हूं अगर नहीं समझ में आया तो। जब जब पूछता हूं फिर बताना है। आ गया। और उससे लेट्स सपोज KOH का रिएक्शन करा दें, तो बेस जब भी क्या नाम है तुम्हारा,
मरियम आते रिएक्ट करती है, क्या बनाती है? सॉल्ट और वाटर। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने क्या बन जाएगा? सर हर बार यही होगा? जी बेटा, हर बार यही होगा। KNO3 और क्या बन जाएगा? वाटर। यस और नो? Yes. यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मैं एसिड की प्रॉपर्टीज में ही बता चुका हूं भाई। एसिड की प्रॉपर्टी कितनी बताई थी? 3। कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। यस और नो? यस और नो? तो ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी, ये तो ऑलरेडी आप एसिड के साथ पढ़ चुके थे। यस और नो? बेटा बात क्लियर है? जवाब मुझे इंस्टेंट दे दो बच्चों। हाँ जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब जो नई प्रॉपर्टी आ रही है ना बेटा, वो समझने की है। और वो क्या है? रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने जा रहा हूं बेटा। रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम कंपाउंड। क्या मतलब है इसका? कि यहां पर आप कोई भी बेस लेंगे और उसको उसका इसका पूरा 4 नंबर का थ्योरी में सवाल आता है। कोई भी बेस लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे ऐसे कंपाउंड से जिसमें NH4 आ रहा होगा। जिसमें क्या आ रहा होगा? NH4। NH4 को हम क्या कहते हैं? अमोनियम। अब तवज्जो रखना, इस रिएक्शन में जनरल प्रॉपर्टी क्या है? जनरल रिएक्शन क्या है कि जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट, आपको मिलता है वाटर और आपको मिलती है अमोनिया गैस। क्या मिलती है? सॉल्ट, अमोनिया गैस। ये जनरल इक्वेशन है। आते सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी। सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, अमोनिया गैस। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? मैं एग्जाम्पल में बेस की जगह क्या ले लूं? NaOH। और यहां ले लूं NH4Cl। या बेस की जगह में ले लूं NaOH और यहां ले लूं मैं NH4 ट्वाइस CO3। या मैं बेस की जगह ले लूं NaOH और यहां ले लूं NH4 ट्वाइस SO4। ये आप क्या देख रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिएक्शन है बच्चों? सुफियान शायान, कि बेस का रिएक्शन किससे दिखा रहा हूं मैं? अमोनिया वाले कंपाउंड से। बेटा क्या होगा? तवज्जो रखना, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहां NaCl बना लेंगे। साथ आपको जनरल इक्वेशन क्या बना रही है? वाटर बनेगा और अमोनिया बनेगी। इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। क्या? Na2CO3 और क्या बनेगा? वाटर बनेगा और अमोनिया बनेगी। मरियम समझ में ना आए रोकना बेटा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट, Na2SO4 और क्या बनेगा? वाटर बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। एम आई क्लियर? नहीं ये सर दोबारा कर लेंगे। जी जी दोबारा कर। मैंने कहा हाँ कि नहीं। बेस की जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि वो एसिड से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? सॉल्ट और वाटर। और वो हाँ जी। हमने एसिड के साथ भी बच्चों को पढ़ाई थी। दूसरी जो बेस की प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि बेस किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती है जिसमें क्या आ रहा हो? NH4 आ रहा हो। और जब ऐसा रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सॉल्ट, वाटर और अमोनिया, हमेशा। तो अब आपने एग्जांपल देखी। अच्छा। एग्जांपल में मैंने बेस के तौर पर क्या ले लिया? NaOH ले लिया। और अमोनियम वाला कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें NH4 आ रहा हो। तो NH4Cl में भी NH4 आ रहा है, NH4 ट्वाइस CO3 में भी NH4 आ रहा है, NH4 ट्वाइस SO4 में भी NH4 आ रहा है। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा अच्छा। तो मुझे ऑलरेडी मालूम है कि सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनाया? Na यहां से उठा लिया, Cl यहां से, Na यहां से, CO3 यहां से, Na यहां से, SO4 यहां से, और इनको लेकर मैंने क्या बना दिए? सॉल्ट बना दिए। ठीक है जी। और अच्छा। साथ ही साथ जो जनरल प्रोडक्ट है वो क्या थे? वाटर और अमोनिया, वो साथ साथ लिख दिए एज इट हाँ इज। जी। अब जहां तक सवाल ये है कि मैंने NaCl को NaCl लिखा लेकिन Na2CO3 को Na2CO3 क्यों लिखा? तो मैं इसका जवाब हर क्लास में देता हूं। इट्स ऑल अबाउट वैलेंसी। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? NaCl Na2Cl नहीं है लेकिन NaCO3 Na2CO3 है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी का चक्कर है। हमेशा बताता आया हूं मरियम, यस और नो, कि वैलेंसीज कंपाउंड लिखते हुए क्या हो जाती है? इंटरचेंज। CO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। समझ में आ रही है बात? NH4 की जी। वैलेंसी कितनी होती है? 1। OH की वैलेंसी कितनी होती है? 1। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो आपको हमने हमेशा बताया है कि वैलेंसी आपको ये वाली याद करनी होगी और बाकी आप ग्रुप पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम ग्रुप 1 का है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और OH की वैलेंसी अभी मैंने लिखा कितनी होती है? 1।
Na और One. OH जब साथ आएंगे तो Na का 1 OH पे है जो नजर नहीं आ रहा, और OH का 1 Na पर है जो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह नहीं आया। NH4 की वैलेंसी कितनी है 1, और Cl ग्रुप 7 का है, और ग्रुप 7 की वैलेंसी भी हमने क्या पढ़ा, ये पीरियोडिक टेबल से 1 ही होती है। तो Cl का 1 जो है NH4 पे दिख नहीं रहा, और NH4 का 1 जो है वो Cl पे नहीं दिख रहा, NH4Cl। लेकिन जब NH4 ने CO3 के साथ कंबाइन किया है तो CO3 की वैलेंसी कितनी है 2। बोलो ना बेटा, CO3 की वैलेंसी कितनी है 2। अच्छा। तो वो NH4 पे लिखी है मैंने ब्रैकेट लगा के, और NH4 की 1 है तो इसलिए CO3 पे नहीं लिखी हुई। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। जी बेटा। आतिर, मरियम, अलिशबा समझ में नहीं आ रहा? सर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। थोड़ा सा आ रहा ऊपर। है सर, समझ में आ रहा है। जी मरियम आप बताएं बेटा। सर मुझे पूछना था, ये H2SO3 हमारे सिलेबस में नहीं है? H2CO3 SO3। H2SO3 अगर आएगा मेरे बच्चे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। इट्स अ सल्फ्यूरस एसिड, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर इट। ट्रांजिशन मेटल। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो तो इसको हम होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा आतिर, आप कह रहे थे ऊपर से जा रहा है। मेरे बच्चे तुम एसिड बेस की लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, जल्दी से बता दो। जी थे। तुमने एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था। टेम्पो लूज नहीं करना बेटा, मैंने पहले ही बताया था। चैप्टर सबसे फाड़ू चैप्टर स्टार्ट किया है, माजरत मेरे वर्ड्स के लिए, सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर है ये ओ लेवल्स का। ओ लेवल में कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है, ना ऑर्गेनिक ना कोई और। ये चैप्टर आपका दिमाग चूस जाएगा, इसलिए इसमें टेम्पो लूज नहीं करना। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे खुशी है कि तुम मुझे रोक रहे हो, क्योंकि समझ कर आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। तो मैंने क्या कहा, आज अब मैंने क्लास शुरू की बेस की केमिकल प्रॉपर्टी से। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हम रिएक्शंस देखते हैं बेस के डिफरेंट चीजों के साथ। अब मैंने एसिड बेस की एग्जांपल ऑलरेडी लिखवाई हुई है तुम लोगों को। तो उसमें मैंने पहले बताया कि बेस जब एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनाती है, ये हम एसिड के साथ भी पढ़ चुके हैं। और अगला जो नया रिएक्शन तुमने पढ़ा कि जब कोई भी बेस अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है, ऐसा कंपाउंड जिसमें NH4 आ रहा है उसे अमोनियम कंपाउंड कहते हैं। तो जब कोई भी बेस अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है तो उसमें आपको क्या 3 जनरल प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट, वाटर और NH3 गैस। सॉल्ट, वाटर और NH3 गैस। और उस चीज को मैंने एग्जांपल में समझाया कि भाई अगर मैं बेस के तौर पर NaOH कंसिडर कर लूं और उसकी जगह उसका रिएक्शन मैं कराऊं NH4Cl से, तो मुझे सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा भाई, Na और Cl को कंबाइन करके कौन सा सॉल्ट बनता है, NaCl। और साथ साथ वाटर और अमोनिया लिख दिया मैंने। इसी तरह मैंने NaOH को कंबाइन जब कराया अमोनियम कार्बोनेट से, अगेन मैंने सॉल्ट क्या बनाया, सोडियम और कार्बोनेट का। जहां तक ताल्लुक है वैलेंसी का, तो वो वैलेंसी मैंने बताई कि भाई CO3 की वैलेंसी 2 होती है, NH4 की 1 होती है। इसीलिए तुम क्या देख रहे हो, कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, NH4 ट्वाइस CO3 लिखा हुआ है, क्योंकि CO3 का 2 NH4 पे लिखा हुआ है और NH4 का 1 CO3 पे लिखा हुआ है। ये बात तो मैं हर क्लास में बताता हूँ कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। याद थोड़ी रखना होता है, अगर आपको वैलेंसीज याद होंगी तो आप कंपाउंड का सही फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं। तो आप आखिर क्या सीख रहे हो उसमें कि बेस क्या अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है या नहीं, यस और नो, यस और नो, यस जी यस। और जब रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट जी क्या सर। देती है, जब रिएक्ट करती है जवाब देते जाओ, सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट अमोनिया वाटर गैस। NH3। ये तुम्हें 3 बातें समझ, 2 बातें समझ में आ गई। ये सवाल मैं क्यों इस पे हाईलाइट कर रहा था कि इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का सवाल आता है, 4 नंबर का एग्जाम में थ्योरी में सवाल आए हुए, और ये आमतौर से करते हुए आप नहीं करते, गौर से समझिएगा। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सवाल है, 4 नंबर तुम्हें P2 में दिलवाने वाला हूं मैं। आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली। अब थोड़ी सी बात मैं ना आपके साथ फर्टिलाइजर की करने वाला हूं, इसी से रिलेटेड है। किसकी बात करने वाला हूं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर समझते हो जी सॉइल के जो हाँ जी। फर्टिलाइजर है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। देखो फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर में रिच अमाउंट मौजूद होती है किसकी, अमोनियम कंपाउंड्स की। फर्टिलाइजर में रिच अमाउंट होती है किसकी, अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम लाइक कंपाउंड। अमोनियम सल्फेट, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, लाइक अमोनियम कार्बोनेट, लाइक अमोनियम फॉस्फेट। कोई भी फर्टिलाइजर में रिच अमाउंट में ये मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं फर्टिलाइजर में, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए,
प्लांट को ग्रो करने के लिए, मेरे अल्फाजों को कंप्लीट करो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोगों को मैं गुस्सा नहीं कर सकता। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो वो अल्लाह ताला ने उसको किस फॉर्म में दी है? सॉइल में दी है। किस फॉर्म में? अमोनियम के फॉर्म में। तो प्लांट यहां से इन मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जिसे प्लांट यूज करता है। ये यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, अब बात गौर सुनना, पूरे 4 नंबर का सवाल है, हो सकता है 6 मार्क में भी आ जाए अगर पूरा है तो। अच्छा, जो नॉर्मली सॉइल होती है, नॉर्मली जो सॉइल होती है, फर्टिलाइजर होते हैं, ये बेसिक होते हैं। स्लाइटली क्या होते हैं? ये स्लाइटली कैसे होते हैं? बेसिक। अच्छा, जो तगड़ा सॉइल है वो स्लाइटली बेसिक होता है और उसमें ये रिच कंटेंट्स मौजूद होते हैं। यहां तक बात समझते हो? जी सर। अब तवज्जो रखो, अब बात शुरू कर रहा हूं। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एसिड रेन का, सुना है? जी सर। एसिड रेन आगे चैप्टर में आएगी, लेकिन अभी के लिए आप आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, वो बारिश जिसमें वीक एसिड शामिल है। तो जब एसिड रेन होती है और एसिड रेन खेतों में बह रही है, तो वो एसिड रेन का जो पानी है वो न्यूट्रल नहीं है, वो एसिडिक है। तो एसिडिक रेन की इफेक्ट की वजह से, बात को पूरी गौर से सुनना, एसिडिक रेन के इफेक्ट की वजह से सॉइल जो है वो बेसिक नहीं रह पाती, बल्कि कैसी हो जाती है? एसिडिक। और क्या प्लांट को बेसिक सॉइल चाहिए या एसिडिक चाहिए? प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए? बेसिक। तो जब एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाएगी, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा? बोलो भाई। मैं क्या ये कह सकता हूं कि एसिड रेन डिक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को? बोलो भाई। जी नहीं सर। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि सॉइल, जो अच्छी सॉइल है, वो मैंने ऊपर बताया कि अच्छी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी यहां बताकर आया मैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि उसमें अमोनियम कंपाउंड होते हैं और वो बेसिक होती है। ठीक है ना? अब फिर मैंने क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें दी कि जब एसिडिक रेन होती है, तो एसिड रेन की वजह से जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाएगी, और जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो उसको होना कैसा था? बेसिक। जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यस और नो? जी सर। अच्छा, अब किसानों को केमिस्ट्री तो नहीं आती, लेकिन किसानों को अपना ट्रेडिशन पता है। जब सॉइल एसिड, यानी बारिश के बाद जब प्लांट्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर सॉइल क्या हो गई है? खराब हो गई है। तो वो क्या करते हैं? वो करते ये हैं कि उस सॉइल पर लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है मैंने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कंपाउंड को लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो क्या करते हैं कि जब कहीं पर सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई है एसिडिक रेन की वजह से, तो वहां पर लाइम वाटर बहाते हैं। चूना सस्ता मिल जाता है, ये चूने का पानी है, तो वो क्या करते हैं? वहां पर लाइम वाटर का स्प्रे करते हैं। लाइम वाटर, अब लाइम वाटर क्या है? बेस है। लाइम वाटर क्या है? बेस है। और कैसी बेस? एक वीक बेस है। लाइम वाटर एक वीक बेस है। जब ये लाइम वाटर का स्प्रे करते हैं और सॉइल पे लाइम वाटर जाएगा, सॉइल कैसी हो चुकी है? एसिडिक। यस और नो? जी सर। हम जानते हैं कि जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। यस और नो? एसिड बेस के इफेक्ट को कैंसिल करता है, बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करती है। तो क्या हुआ? सॉइल एसिडिक हो गई, हमने उसके ऊपर लाइम वाटर बहाया। जब लाइम वाटर बहाया तो लाइम वाटर ने क्या किया? चूंकि वो बेस है, तो उसने सॉइल में मौजूद किससे रिएक्ट किया? एसिड से, और उस एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया? खत्म। इज दैट क्लियर? जी सर। तो एग्जामिनर तुमसे सवाल क्या पूछेगा? एग्जामिनर तुमसे सवाल क्या पूछेगा? एग्जामिनर तुमसे पूछेगा पहले तो ये बताओ बेस की प्रॉपर्टी क्या है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछेगा बेस की प्रॉपर्टी क्या है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो तुम जवाब दोगे बेस जो है फर्टिलाइजर में मौजूद कंपाउंड से रिएक्ट कर सकती है, NH4 से रिएक्ट कर सकती है, और उसमें सॉल्ट वाटर और अमोनिया बनती है। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि जब एसिड रेन हो जाती है, तो एसिड रेन के बाद सॉइल पे क्या इफेक्ट आता है? तो आप क्या बताओगे? एसिड रेन के बाद सॉइल में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब एग्जामिनर पूछेगा इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप बताओगे क्योंकि सॉइल एसिडिक हो गई है तो क्या होगा? इस पर लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे। वी विल ट्रीट द एसिडिक सॉइल विद लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? बेस है, तो ये सॉइल में मौजूद एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। इज दैट क्लियर? जी सर। यहां तक बात समझ में आई है चारों, ऑनलाइन और तुम लोगों को? हाँ जी। अलिशबा, मरियम बेटा। जी बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, हम लोग फिर उसे क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन।
सही है, सही है। ये बच्चों को लाइम वाटर का पता नहीं होता, वो लाइम स्टोन कहलाता है जी। और कोई सवाल यहाँ तक? मरियम बात समझ और में आई सर है नहीं? स्लेट लाइम क्या होता है फिर? कैल्शियम ऑक्साइड ओके। जी। किसी को सवाल है? मरियम बात समझ में आई यहाँ तक? जी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लाइम वाटर इज यूज टू ट्रीट एसिडिक सॉइल? हाँ जी सर। जी। अच्छा, आपने यहां तक मार्क्स फुल स्कोर कर लिए, एग्जामिनर यहां नहीं छोड़ेगा। अब सुनो, अब अहम सवाल आ रहा है, अहम सवाल आ रहा है, समझो। एग्जामिनर कहता है कि मैंने लाइम वाटर से ट्रीट किया सॉइल को, ठीक है? तो जी। एग्जामिनर दो तरह से सवाल पूछेगा। या तो वो पूछेगा कि लाइम वाटर अगर बहुत ज्यादा डाल दें तो क्या कोई नुकसान हो सकता है, या वो बोलेगा कि लाइम वाटर की जगह मैंने इस्तेमाल कर लिया NaOH। भाई NaOH भी तो बेस है ना, NaOH भी क्या है? बेस। वो कहता है लाइम वाटर भी बेस थी, मैंने लाइम वाटर की जगह क्या यूज कर लिया? NaOH, वो भी बेस है। तो क्या बेस जाके सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगी या सुनो? बोलो भाई। यही। करेगी। लेकिन हाँ जी। एग्जामिनर तुम्हें सर बताएगा, लेकिन अगर उसकी वीकनेस ज्यादा हो या कम हुई तो उस हिसाब से वो ज्यादा इफेक्ट भी कर सकती है। जी जी अब उसी तरफ आ रहा हूं। चूंकि NaOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है, जबकि लाइम वाटर एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस जब हमने डाली तो उसने क्या किया कि सॉइल की एसिडिटी को खत्म किया बस। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो वो सॉइल की एसिडिटी को तो फौरन खत्म कर देगा, लेकिन बात ज्यादातर बेस बच जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। क्या ख्याल है भाई? लाइम वाटर वीक बेस थी, मैंने उसको पानी की तरह बहाया, तो वो ज्यादा भी लग जाए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर मैं उसे उसी क्वांटिटी में डालूंगा तो ये एसिडिटी ऑफ सॉइल को तो फौरन खत्म कर देगा, लेकिन ज्यादातर बेस एक्सेस में बच जाएगा। या सुनो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ज्यादातर बेस एक्सेस में बच जाएगा। मरियम अलिजबा बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। और अब नुकसान क्या है? जो बेस एक्सेस में बचेगा, सॉइल में क्या मौजूद है? अमोनियम कंपाउंड मौजूद है। जी सर। सॉइल में क्या मौजूद है? अमोनियम कंपाउंड। तो मरियम, जो बेस एक्सेस में बचेगा, बेस में क्या प्रॉपर्टी? अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी है। तो जो बचा हुआ NaOH होगा वो अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2SO4 सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। यस और नो? अमोनिया गैस जो बनेगी, जी। अमोनिया गैस सॉइल से क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। और अमोनिया जब निकलेगी तो अपने साथ क्या ले जाएगी? नाइट्रोजन। अपने साथ क्या ले जाएगी? प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए था या नहीं चाहिए था? अभी हमने क्या डिस्कस किया कि चाहिए था। प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब अगर मैं बेस एक्सिस में डाल दूंगा और उस बेस से अमोनियम कंपाउंड्स रिएक्ट कर लेंगे तो नाइट्रोजन कंटेंट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। और जब स्किप हो जाएगा तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने का फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? नुकसान। पूरी बात समझे हो नहीं समझे हो? फिर रिपीट करता हूं, बेस की प्रॉपर्टी से ये पूरा रीजन कनेक्टेड है। पहले हमने कहा बेस में प्रॉपर्टी है कि वो अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस बनाती है, सही है। फिर मैंने कहा कि कहीं पर अगर एसिडिक रेन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए लाइम वाटर इस्तेमाल करते हैं। उसमें लाइम वाटर जो बेस है वो एसिडिटी को खत्म कर देता है। लेकिन अब मैंने कहा कि एग्जामिनर तुमसे कहेगा कि भाई अगर लाइम वाटर की जगह मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करूं तो मुझे फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो थोड़ा सा लगेगा एसिडिटी को खत्म करने के लिए और ज्यादातर बच जाएगा। जो बचा हुआ NaOH होगा वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? सॉइल में मौजूद अमोनियम कंपाउंड से। और जब सॉइल में मौजूद अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन को इन फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या करा देगा? रिलीज। और जब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज हो जाएगी तो सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिससे प्लांट को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। एम आई क्लियर? नुकसान होगा। जी सर। बेटा पूरा समझ में आया? अब इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो अपने पास खुद ही से। क्या क्या नोट करोगे? कि बेस की प्रॉपर्टी क्या थी, फिर सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या होती है, सॉइल बेसिक होती है और उसमें अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए। फिर हमने कहा जब एसिड रेन होगी तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी जिससे फर्टिलिटी कम होगी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? लाइम वाटर से ट्रीट करना। लाइम वाटर क्या करता है? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर लाइम वाटर की जगह कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर लें तो फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि जो रिमेनिंग बेस है वो सॉइल में मौजूद अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करके अमोनिया को स्किप करा देगा जिससे नाइट्रोजन कंटेंट डिक्रीज होगा। अलिशबा बात आई समझ में? मरियम खान
आतिर शहजाद एंड मलिक जमाल, नहीं मलिक यूसुफ, क्या नाम है तुम्हारा? मलिक साहब। हाँ जी, आ गई सर। अच्छे से इसको अपने पास नोट करो बेटा, इधर आ जाओ। तो आप लोग नोट कीजिए 2 मिनट की खामोशी से बेटा, आप समझो। हाँ ये भी बैठी हुई ना यार कब से, इधर मरो ना, उठो ना यार। उफ। हाँ। अगर 4 होगा सीक्वेंस में 4 होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा। और इसमें जो 2 आइसोमर्स आएंगे वो कौन से आ सकते हैं? टेट्राहेड्रल में तो आते ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर में बस सिस ट्रांस आ सकता है, सिस ट्रांस। वो भी उस वक्त जब 2 लाइगेंड सेम हो। और 6 में 6 में सिस ट्रांस और ऑप्टिकल दोनों आ सकता है। अगर बाइडेंटेट लाइगेंड है तो ऑप्टिकल आएगा, मोनोडेंटेट है तो सिस ट्रांस आएगा। और शेप ऑफ बाय और मोनो। बाय में सिस बनेगा, बाइडेंटेट में ऑप्टिकल बनेगा। अच्छा बेटा अब अगला क्या है, वो तो उसमें बताया था कि स्क्वायर प्लेनर में अगर छोटा लाइगेंड है, मास कम है तो छोटा लाइगेंड है तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, बड़ा होगा तो वो बताया। फॉर्मेशन ऑफ 1 नोड अल्कोहल। अल्कोहल की 3 टाइप पढ़ी है ना आपने, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अल्फा कार्बन जितना अटैच है उस बुनियाद पे। यस सुनो जी सर। बेटा, आपसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये आप लोग नोट कर लो अच्छे से, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। अब 1 नोड अल्कोहल फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एल्डिहाइड, वो इसका रिएक्शन हम फॉर्म एल्डिहाइड से कराते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड याद है, मीथेनॉल फॉर्म एंड कॉमन नेमिंग में पढ़ाया था। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, और फॉर्म का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन तो एल्डिहाइड में खुद ही आ रहा है, तो बस ये ले लो। अब इसमें पैटर्न वही रिपीट होगा। क्या पैटर्न रिपीट होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Mg किसके साथ जाके लगेगा, O के साथ, और R किसके साथ आगे लगेगा, क्या आ जाएगा, HCO सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या आ जाएगा, MgX, इसके साथ क्या आ जाएगा, R, और ये ऐसे ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इसके साथ वाटर आ जाएगा, है ना। वाटर में क्या करेगा, OH इधर आके कंबाइन हो जाएगा, सॉरी H इधर आके कंबाइन हो जाएगा, कैसा हो, वो अलग हो जाएगा। तो ये हो गया C, यहाँ क्या आ गया, OH, H और R। देखो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच हो गया प्राइमरी अल्कोहल जी। तुम्हारे सिलेबस में EN है और वो है ऑक्सिलेट आइन है। सर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कॉम्प्लेक्स NH3H2O 3+ कन्वर्टेड टू CrCl2H2O4 शेप इसकी जो है वो आ रही है स्क्वायर प्लेनर, और वो पूछ रहा है कि सिस ट्रांस होगा ना, मगर कहाँ फजूल में कंफ्यूज हो रहे हो, समझे नहीं समझे यहाँ तक। अच्छा उसके बाद आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ, अभी से फॉर्मेशन ऑफ 2 नोड अल्कोहल। अगर आप फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड ले लें, कोई भी ले लें, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या मतलब, RMgX, कौन सा एल्डिहाइड ले लो, लेट्स सपोज RCO और H ले लो, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्म एल्डिहाइड, तो क्या होगा, अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा, R यहाँ आके लगेगा, सही है। तो आखिर में एंड प्रोडक्ट बना दो, खुद ही कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर OH आ जाता है आखिर में, और यहाँ R आ जाता है, और यहाँ H होगा, तो अल्टीमेटली देखो ये 2 से अटैच्ड है। ये सुनो लास्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 3 नोड अल्कोहल। ये कब होगा, जब कीटोन से रिएक्ट कराएंगे। शाबाश, तुम समझ गई हो कि 2 कार्बन चेंज वहीं ले लेना, ठीक है, वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। 2 स्टेप का रिएक्शन, इसको पूरा फेयर करो तमीज से। अच्छा बच्चों, O लेवल्स वाले वापस आ रहे हैं हम लोग। बेटा ये पूरा समझ में आया। एक आखिरी बात बता रहा हूँ, बेस की प्रॉपर्टी है कि अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करती है, क्लियर। और इस जब करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात भी क्लियर है। जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये बात क्लियर है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, अमोनिया गैस, सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस बनाती है। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वाले जवाब नहीं आ रहा बेटा आप लोगों को। जी सर। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर कौन मौजूद होते हैं, अमोनियम कंपाउंड्स। तो अगर एसिड रेन हो तो वो एसिडिटी आ जाती है उसमें, जिसको ट्रीट करने के लिए हम लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइम वाटर उसकी एसिडिटी को खत्म कर देता है। अब एग्जाम में कहता है अगर लाइम वाटर की जगह कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर ले तो नुकसान क्यों हो जाता है,
नुकसान क्यों हो जाता है कि जो एक्सिस में बचा हुआ बेस होगा वो अमोनियम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, उसके नाइट्रोजन कंटेंट को क्या कर देगा, रिलीज करा देगा इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, जिससे सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा और प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। ठीक है, हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। चले आगे चलते हैं बेटा। ये एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब मैं आपको जिस टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूं, इंतहाई समझने वाला टॉपिक, इंतहाई समझने वाला, ठीक है। एसिड बेस का चैप्टर चल रहा है। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एसिड की 3 प्रॉपर्टीज थी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। बेस की 2 थी, रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद अमोनियम कंपाउंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी सर। अब बेटा तवज्जो रखो मेरे बच्चे, अब हेडिंग बनाओ नए टॉपिक की, इसी चैप्टर का, और वो नया टॉपिक है चंदा, ऑक्साइड्स। ये टॉपिक इंतहाई बच्चों को लगता है मुश्किल, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका भाई अभी आपको जिस तरह से बताएगा एक बड़ा टॉपिक, आप लेस देन जो है ना, वो अभी 7 मिनट रहेगा ना, 7 मिनट में हो जाएगा। देखो 7 मिनट में पूरा टॉपिक हो जाएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड किसे कहते हैं? एनी कंपाउंड दैट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। एनी कंपाउंड दैट कंटेन, बोलो यार, बोल, तुम लोग रिपीट क्यों नहीं करते यार? एनी कंपाउंड दैट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। किसी भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन आ रहा हो वो ऑक्साइड है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या H2O एक ऑक्साइड है, यस और नो? जी है। H2O2 ऑक्साइड है, KO ऑक्साइड है, Na2O ऑक्साइड है, CO2 ऑक्साइड है, CO ऑक्साइड है, SO2 ऑक्साइड है, SO3 ऑक्साइड है, यस और नो? H2SO4 ऑक्साइड है, H2SO3 ऑक्साइड है, बोलो भाई। क्या NH3 ऑक्साइड है? नहीं। नहीं। आतिर मर गए हो बेटा, बता दो जल्दी से मुझे, मरे हो तो नहीं? फातिहा पढ़ लूं तुम्हारी। तो ऑक्साइड किसे कहते हैं, बोलो यार? जिसमें ऑक्सीजन, एनी कंपाउंड, ये डेफिनेशन वगैरह बाद में लिखेंगे। अब ऑक्साइड को मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं बड़े बेसिक से पैटर्न में, एक फ्लो चार्ट में, पप्पू बच्चा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ऑक्साइड्स को हम कैटेगराइज करते हैं into 2 types, metallic oxides and non-metallic oxides। क्या मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल एटम है, ऑक्सीजन के साथ कौन है, मेटल एटम लगा हुआ है, तो वो मेटालिक ऑक्साइड है। और अगर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल लगा हुआ है तो नॉन मेटालिक। फॉर एग्जांपल SO3 कैसी ऑक्साइड है? सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना जी। लेकिन Fe2O3 कैसी ऑक्साइड है? आयरन क्या होता है, मेटल है जी। Na2O कैसी ऑक्साइड है? मेटालिक। K2O कैसी ऑक्साइड है? मेटालिक। CO कैसी ऑक्साइड है? मेटालिक है जी। इसी तरह लेड ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड है? मेटालिक। यस और नो? मेटल। लेकिन H2O कैसी ऑक्साइड है? नॉन मेटालिक है जी। H2O2 कैसी ऑक्साइड है? CO2 कैसी ऑक्साइड है? CO कैसी ऑक्साइड है? NO2O कैसी ऑक्साइड है? NO। अबे भाई समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। जी सर। चलो, तो ऑक्साइड 2 तरह की हो गई। अब आ जाओ, मेटालिक ऑक्साइड आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। मेटालिक ऑक्साइड्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर आल्सो कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ठीक है जी। मेटालिक में भी 2 टाइप है, नॉन मेटालिक में भी 2 टाइप है। गौर से देखना बेटा। मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैटेगराइज्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो मेटालिक ऑक्साइड है, बहुत आता है एमसीक्यू में। मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैटेगरी, डेफिनेशन खुद से लिखना बाद में। मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैटेगराइज्ड एज, बोलो भाई, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स and non-metallic oxides are categorized as neutral oxides and acidic oxides। तो मालूम चला कि मेटालिक ऑक्साइड्स अगर होंगी तो हमेशा बेसिक होंगी या एम्फोटेरिक होंगी। क्या होता है अभी बताता हूं। बेसिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसी ऑक्साइड जो नेचर में कैसी हो, बेसिक हो। एसिडिक किसे कहेंगे? ऐसी ऑक्साइड जो नेचर में क्या है, वो एसिडिक हो। न्यूट्रल किसे कहेंगे? ऐसी ऑक्साइड जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो।
और एम्फोटेरिक वो कहें उसके कहेंगे जिसमें एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो। फिर सुनो, ऐसी ऑक्साइड जो नेचर में बेसिक है उसे बेसिक कह रहे हो, जो नेचर में एसिडिक है उसे एसिडिक कह रहे हो, और जो दोनों ही नहीं है, न्यूट्रल है, ना एसिड साइड पे ना बेस साइड पर, उसे आप न्यूट्रल कह रहे हैं। और जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, यानी एसिड के सामने बेस बन जाती है, बेस के सामने एसिड बन जाती है, एसिड के सामने आ जाए तो बेस बन जाती है, बेस के सामने आ जाए तो एसिड बन जाती है, उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जी सर। जी सर। अब मेरे बच्चों तवज्जो रखना, लेड की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड जो हैं ये एम्फोटेरिक हैं, बाकी सारी मेटल की ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। क्या कहा मैंने? लेड की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड और क्या कह रहे हो? नहीं वो ही नहीं है। लेड की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड, 3 याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है बे? अब मैं लिखता हूं Na2O, बता सकते हो क्या होगा? ये बेसिक होगा नहीं होगा? बोलो बेटा। हाँ जी। A2O बेसिक, CaO बेसिक है जी। इसी तरह जी सर। कोई भी ले लो, Fe2O3 बेसिक, कॉपर ऑक्साइड बेसिक, यस और नो? कोई भी मेटल की ऑक्साइड ले लो अदर देन दोस 3 आर एम्फोटेरिक। इज दैट क्लियर? मरियम समझ में नहीं आ रहा? जी सर। मरियम समझ में नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है सर। चलो, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है बेटा? ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जिनमें सिंगल ओ आ रहा है। तुम्हारा भाई देखो कितना आसान कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। सिंगल ओ का मतलब H2O, CO, NO, एक ओ आ रहा है। ऐसी ऑक्साइड जिनमें एक ओ आता है, ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जिनमें एक ओ आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सी होंगी? न्यूट्रल। और जिसमें इसके अलावा सारी एसिडिक है। मसलन SO2 कैसी होगी? एसिडिक। SO3 एसिडिक, H2O2 एसिडिक, CO2 एसिडिक, NO2 एसिडिक। बात समझ में आ रही है भाइयों? जी। क्या है? देखो कितना, 1 मिनट अभी भी बाकी है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। बात समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? समझ गया। क्या ऑक्साइड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे? जी सर। मरियम नहीं आई बात समझ में? स्कूल में पढ़ा हुआ था ना, क्या नाम है तुमने, अलिश भाई है क्या? नहीं पढ़ा होता सर? ऐसे ही पढ़ा होगा यकीनन। नहीं सर, फिर कैसे पढ़ा था? इससे बुरा पढ़ा था। और मरियम आपने ये पढ़ा हुआ है टॉपिक? जी। ये ऐसे ही पढ़ा था फ्लो चार्ट में, डिफरेंशिएट किया था? ये टॉपिक होके सर। चला गया, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, इससे बुरा पड़ा था। अभी समझ में आया या अभी भी बुरा है? इससे बुरा का मतलब ये अच्छा नहीं है, ये कम बुरा है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ। नहीं। बेटा डिफरेंशिएट करना बहुत पप्पू बच्चा आना चाहिए। आते तुम कोई सवाल पूछ रहे हो? बोलो बेटा। जी सर, मैं पूछा था कि एसिडिक ऑक्साइड्स की क्या मतलब कि कोई ट्रिक होगी? एसिडिक ऑक्साइड की क्या ट्रिक होगी मतलब कि याद करने के लिए? बेटा? नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है वो मेटल की है, राइट साइड जो है नॉन मेटल की है। तो अगर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई एलिमेंट है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा होगा। पीरियोडिक टेबल देखा है ना आपने? पीरियोडिक टेबल का लेआउट। हेलो जी सर। जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा कि पीरियोडिक टेबल का लेआउट अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में ये सारी साइड जो है ना मेटल्स की है, ये सारे मेटल्स हैं, इवन के ये भी सारे मेटल्स हैं। और ये वाली जो साइड होती है पीरियोडिक टेबल की, ये वाली, ये नॉन मेटल वाली साइड होती है। अगर अच्छा सर, मैं तो स्कूल में ऐसा पढ़ा था कि मेरे शायद स्टेयर्स का लेआउट होता है, बीच में से कहीं से होता है। बेटा वो मेटेलॉइड्स का आपने पढ़ा है, आधी बात याद रखोगे तो कैसे चलेगा बेटा? वो मेटेलॉइड्स का लेआउट होता है ऐसे स्टेयर्स में। अच्छा। ठीक है, आधी बात याद रखने से कोई काम नहीं चलेगा। तो पीरियोडिक टेबल आपको मिला होगा, अगर आपको वैसे तो कॉमन ऑक्साइड है, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी यही आती है बार बार एग्जांपल, लेकिन और वैसे इंसान जो अच्छा बच्चा होता है ना याद करता है कि सल्फर नॉन मेटल होता है। नहीं तो पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लेना, ग्रुप 6 में होता है। ठीक है ना? तो ये जो पीरियोडिक टेबल का ये जो जरा मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये सारा मेटल वाला पार्ट है। तो अगर इस पार्ट में से कुछ मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड यानी मेटल की ऑक्साइड है, और अगर राइट साइड वाले में से कर रहा है तो नॉन मेटल की ऑक्साइड है। इज दैट क्लियर?
जी सर क्लियर है। बेटा यहाँ तक बात समझ, तो एक अभी तक तो हमने क्या सीखा, क्या कह रही हो रिजवा? सर मैं कह रही हूँ वो एक बेसिक ऑक्साइड और एक एसिडिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? जी जी, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ मेरे पास, उधर ही आ रहा हूँ। अब ये तो हमने अभी सीखा आइडेंटिफिकेशन, कि आपके सामने अगर एक फॉर्मूला लिखा हो तो आप समझ पाए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, यस और नो, या न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, सही है। अब इनके साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो ध्यान में रखिएगा, तो इन्हीं के साथ देख लेते हैं, एक ही फ्लो चार्ट में कंप्लीट हो जाए। बेटा बेसिक ऑक्साइड सॉल्युबल भी हो सकती है और इनसॉल्युबल भी हो सकती है। क्या कहा मैंने? बेसिक ऑक्साइड सॉल्युबल भी हो सकती है और इनसॉल्युबल भी हो सकती है। किसमें? वाटर में। याद है मैंने पढ़ाया था कि बेस दो तरह की होती है, सॉल्युबल भी होती है, इनसॉल्युबल भी होती है। सॉल्युबल वालों को अल्कली कहते हैं, सुनो। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको, इनके लिए ये बता रहा हूं कि सॉल्युबल वाली कौन सी। अल्कली बेस था और वो नॉर्मल पे। जी, आपके लिए आसानी ये कर देता हूं कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं ये सॉल्युबल होती हैं, बाकी सारे मेटल्स की इनसॉल्युबल होती हैं। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड सॉल्युबल होती हैं, बाकी सबकी क्या होती है? इनसॉल्युबल। फिर सुनो मैंने क्या कहा, अब मैंने पहले तो आइडेंटिफिकेशन सिखा दी फ्लो चार्ट में, अब मैं बता रहा हूं कि पहली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी को आपस में कंपेयर कर लें। तो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड जो होती हैं वो सॉल्युबल भी हो सकती हैं अगर ग्रुप 1 वाली है, जैसे यहां देखो सोडियम ऑक्साइड क्या है? ग्रुप 1 की ऑक्साइड है। ये क्या है? ग्रुप 1 की ऑक्साइड है, तो ये सॉल्युबल होगी। और जो नीचे वाली दो लिखी हुई है ये इनसॉल्युबल होंगी। इज दैट क्लियर? जी सर। अलिशबा, मरियम, बात समझ में आती जा रही है बेटा? अपनी कंफ्यूजन को आप क्लियर करते जाओ, टाइम नहीं है इतना, कि अगर नहीं आ रहा तो अभी रोको मुझे, बोलो बेटा। नहीं सर आ रहा है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कोई सी भी हो, ऑलवेज इनसॉल्युबल, ऑलवेज इनसॉल्युबल। किसमें? वाटर में। ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होती है। इसी तरह न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी ऑलवेज क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। और एसिडिक ऑक्साइड्स ऑलवेज सॉल्युबल होती है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ बेसिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो सॉल्युबल हो भी सकती हैं पानी में और नहीं भी। अगर ग्रुप 1 की है तो सॉल्युबल होंगी, और अगर ग्रुप 2 या तो किसी और ग्रुप की है तो सॉल्युबल नहीं होंगी। एम आई क्लियर? जी। यस सर। मरियम कोई सवाल यहां तक? नहीं। पीरियोडिक टेबल के लेआउट वाली बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक जिसने एक बच्चा ए वाला, ए स्टार वाला ना, उसके और बाकी बच्चों में बड़ा फर्क है। आप किसी भी एवरेज बच्चे को, अपनी क्लास के किसी बच्चे को उठा लो, स्कूल में जाते हो ना, अपनी क्लास के किसी ऐसे बच्चे को उठा लो जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, आप उससे पूछ लो, नहीं आएगा उसको चैप्टर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अच्छे बच्चे को उठा लो, इस चैप्टर में फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, ओए होए, आपने ढंग से पढ़ा हो, सबसे पहली शर्त तो ये ढंग से पढ़ा हो, और फिर उसको अप्लाई करना भी आपने सीखा हो। ये चैप्टर आपके ग्रेड्स में एक बड़ा डिफरेंस मेकर है। जिसको ये चैप्टर आता है ना, वो बहुत सारे बच्चों को बीट कर देगा, और जिसको ये चैप्टर नहीं आता वो जाहिर है एवरेज हो जाएगा अपने, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 11-12 मार्क का सवाल आएगा टोटल मिलाकर, P1 P2। तो 12 मार्क अगर आपके जाते हैं तो इज अ बिग लॉस, समझे? बल्कि नहीं, गलत बता रहा हूं मैं। अब तो एटीपी में भी इसका पूरा सवाल आता है 9 मार्क का, तो तकरीबन 20-21 मार्क्स हो गए। ओए होए, 20-21 मार्क आपके जो है ना दाव पे लगे हुए, अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो। और एग्जामिनर पेपर 1 में ये थोड़ी बताएगा कि भाई ये एमसीक्यू एसिड बेस वाले से है, तो याद रखिए सर ने आपको एसिड बेस फ्लो चार्ट में पढ़ाया था ऑक्साइड, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए। एग्जामिनर लिखेगा क्या ये? तो जिस तरह एक नहीं। नॉर्मल सवाल चल रहा है, अब आपको बहुत सारे बच्चे तो क्लिक ही नहीं कर पाते। यहाँ पर भी A2 के जो बच्चे मुबशिर बैठे हुए, जब ये O लेवल में थे, याद है आपका क्या सवाल होता था? सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है? सही है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है ना? ऐसा सवाल बाकी बच्चों के ध्यान में भी आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। जी बेटा बोले।
सर नू मैं कह दिया, आप इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक शुरू कब करवाएंगे? इसके बाद ही ऑर्गेनिक कराऊंगा। यस, रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट और वाटर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वाटर कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। ये एसिड बेस नहीं लिखा मैंने, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट और वाटर लिख दूं तो कई कई जगह पे बनेगा, कई जगह पे नहीं भी हो सकता है बने, तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज क्या कि अगर वही बेसिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करें, बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करें? तो अभी मैंने क्या बताया था, एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड के सामने बेस बन जाए, बेस के सामने बोलो भाई एसिड बन जाए। तो जब बेसिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक के सामने आएगी तो एम्फोटेरिक कैसे बिहेव करेंगे? एज एन एसिड। यस और नो? जी सर। तो ये भी सॉल्ट बना लेंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, इसी तरह बेसिक ऑक्साइड, यार मोबाइल कहां से बनवाऊं? हाँ, फिर चक्कर आ रहा है? कहां गए थे तुम? बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते। बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते। एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल अगर आ जाएगी तो पकड़ लोगे कि मैं तो जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर आपको SO2 को CO2 से रिएक्ट कराने दिया जाए तो दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। यस और नो? जी जी बेटा। आतिर, मरियम, अलिशबा, सुफियान, शायान, दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना? ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अगर एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करें, एसिडिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करें? बेसिक ऑक्साइड से करें तो क्या हो जाएगा? वही सॉल्ट बन जाएगा। यस और नो? अगर एसिडिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक से रिएक्ट करें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे बिहेव करेगी? क्या बना लेगी? फिर से सॉल्ट बना लेगी। यस और नो? आया समझ में? जी सर। मैंने अभी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि वाटर कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन बच रहे होंगे तो बन जाएगा, और अगर नहीं बच रहे होंगे तो नहीं बनेगा। अभी करके दिखाता हूं ना, सबर कर लो। ये तो जनरल फॉर्म में लिखा है। अब एग्जामिनर तुमसे कह देगा, लेट्स से एग्जामिनर तुमसे कहता है कि भाई SO2 का रिएक्शन NO2O से करके दिखाओ। तो आपने कहा यार दो ऑक्साइड्स वाले आ गए। Na2O कैसी ऑक्साइड है? बेसिक है ना? ये कैसी है? एसिडिक। यस और नो? SO2 SO3 बहुत आता है। SO2 SO3 बहुत आता है। अब क्या होगा? रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे? जी। बेटा क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? सिंपली ऐड कर दो Na2SO3। NO2 भाई दो Na थे, एक सल्फर था, 3 ऑक्सीजन थे। Na2SO3 सॉल्ट बन गया। इज दैट क्लियर? भाई बोलो, समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। एक और एग्जांपल देखो। मान लो SO2 रिएक्ट कर रहा है Al2O3 के साथ। ठीक है जी, Al2O3 के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये एम्फोटेरिक है और ये क्या है? एसिडिक। क्या हो जाएगा भाई? Al2SO5। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ले लूं, अल्लाह भला करे, Na2O और इसका रिएक्शन करा दूं Al2O3 से, अब क्या बनेगा? Na2Al2O4। यस और नो? बोलो भाई। हाँ जी सर। पक्का समझ में आ रहा है? मरियम नहीं आया बेटा समझ में कुछ भी? नहीं आ रहा है। फ्लो चार्ट हाँ बोलो। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है Na2SO3 जैसे आया, तो ये हमारे पास ये सॉल्ट है। जी सॉल्ट। ठीक है,
अच्छा बेटा, ये पूरा टॉपिक समझ में आया ऑक्साइड्स का या नहीं आया? ऑक्साइड का टॉपिक खत्म हो रहा है। कौन सी हाँ, ऑक्साइड आगे। कौन सी कैटेगरी में होती है? अच्छा जल्दी से बताओ, अगर मैं रैंडमली तुमसे पूछूं, अगर मुझे सही जवाब चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे, जिंक ऑक्साइड कौन सी ऑक्साइड होगी? देखो सिंगल ओ आ रहा है, एम्फोटेरिक। सिंगल ओ आ रहा है, एम सिंगल ओ कौन सी होगी? वो सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। नहीं, एम्फोटेरिक होगी जिसमें वेरी गुड, मेटल। एम्फोटेरिक होगी। सिंगल ओ देखकर आप फंस जाते हैं। अरे भाई सिंगल ओ नॉन मेटल के साथ आए तो वो न्यूट्रल होता है। जिंक तो क्या है? मेटल है ना, अभी लिखा था मैंने, फंस गए ना। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और Al2O3 किसकी एग्जांपल है? एम्फोटेरिक की। आपने सिंगल ओ देख के फंस गए, यस और नो? सिंगल ओ, पूरी बात तो याद जी। रखो कि सिंगल ओ विद मेटल आ जाए और विद नॉन मेटल आए तो। अच्छा, H2O कैसी ऑक्साइड है मरियम? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। मलिक साहब H2O2 कैसी ऑक्साइड है? ये न्यूट्रल। है? ये एम्फोटेरिक। लो, एसिडिक। एसिडिक। मलिक साहब एसिडिक नहीं होगी ये। सर इसके अंदर एक O है ना? कहाँ? H2O2 लिखा है बेटा। अच्छा ओ ठीक है, वो दूसरी है। ये आपके चैप्टर का वो टॉपिक है जिसमें बे इंतहा कंफ्यूजन होती है बच्चों को एमसीक्यू करने में। बस 10 मिनट और चलिए, मुझे बोले वेट करो। पीएच स्केल और इंडिकेटर, पीएच स्केल और इंडिकेटर की बात कर रहे हैं बेटा। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तवज्जो रखिएगा। पीएच स्केल एक स्टैंडर्ड स्केल होता है। पीएच स्केल मेरे बच्चों एक स्टैंडर्ड स्केल, पीएच स्केल एक स्टैंडर्ड स्केल है जो कि इस्तेमाल होता है सब्सटेंसेस के नेचर बताने के लिए। दोबारा सुनना, पीएच स्केल एक स्टैंडर्ड स्केल है जो कि यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बोलो बेटा? किसी सब्सटेंस का नेचर बताने के लिए। जब हम कहते हैं एसिड बेस, एसिड बेस, तो एसिड बेस जो हम बोल रहे होते हैं, हम उसकी वैल्यू जो है वो पीएच स्केल पे कैलकुलेट करते हैं। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है? लेकिन आपको मैथमेटिकली नहीं पूछा जाएगा। आपको जो पीएच स्केल के बारे में बातें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीएच स्केल एक स्टैंडर्ड स्केल है जो रेंज करता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक, और इसमें दरमियान में जो मिड पॉइंट है वो है 7। दरमियान में मिड पॉइंट क्या है? 7। जिन चीजों की पीएच रेंज करती है 0 से ऊपर और 7 से नीचे, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और जिन चीजों की पीएच रेंज करती है 7 से ऊपर और 14 से नीचे या 14 तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो इसीलिए एसिड और बेस को याद करो। प्रॉपर्टीज में हमने एक और तरीके से डिफाइन किया था कि जो चीजें पीएच स्केल पर 7 से कम होती हैं वो एसिड्स हैं, और जो चीजें पीएच स्केल पर 7 से बोलो भाई ज्यादा होती हैं वो बेस हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वालों जवाब दे दो। जी सर क्लियर। ठीक है जी। अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं ये कहूं कि पीएच स्केल, जवाब चाहिए मुझे वरना तुम लोग भी आज रगड़े में आ जाओगे। 0 से 14 अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या ही कह सकता हूं कि पीएच स्केल एसिड से बेस की तरफ जा रहा है, एसिड से। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि मान लो कि एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच 3 है और एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच 5 है। दोनों एसिड्स हैं, यस और नो? दोनों एसिड्स हैं, यस हाँ और जी नो? सर। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? 3 वाला। 3 वाला। 3 वाला, 5 वाला नहीं, 3 वाला। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस में आप एसिड से बेस की तरफ जा रहे, तो जैसे जैसे आप बेस के करीब होंगे एसिडिटी क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो 5 वाला जो है वो एक वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू 3 वाले के। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप बेस की बात करेंगे तो मान लो कि एक बेस है जो 8 है और एक बेस है जिसकी बेस है 13, पीएच है 13, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? 13 वाली। 13 वाली। गड़बड़ गया है। क्यों? क्योंकि एसिड से हम बेस की तरफ जा रहे हैं और यानी 7 से आगे बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है, 14 पे जाके बेसिक नेचर बढ़ता यानी मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप समझे कि ये वाली और ये वाली में से स्ट्रॉन्ग कौन है? 13 वाली। लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? 3 वाला। क्या कॉन्सेप्ट याद रहेगा? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है।
तो जो पीएच स्केल होता है ये एसिड से बेस की तरफ रन करता है। पीएच स्केल जो है एसिड से बेस की तरफ रन करता है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी सर। अब मेरे बच्चों पीएच स्केल से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पीएच स्केल को रिलेट करता है इंडिकेटर से। किससे? अब इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट बच्चा ओ लेवल में बोलता है यार कौन पढ़ेगा, छोड़ो मुश्किल लग रहा है, छोड़ देते, जबकि एग्जाम में ये आ जाएगा और आप समझ लें कि 100% आपका ये एमसीक्यू गलत होगा अगर आपने नहीं पढ़ा। इंडिकेटर कहते किसे हैं? देखो इंडिकेटर की असल तारीफ तो कुछ और है, मैं वो बता देता हूं जो असल जिसकी वजह से इंडिकेटर कहलाता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है पीएच के चेंज को। जब एक सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो, लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन की पीएच 3 है और किसी वजह से वो पीएच 3 से क्या हो गई, 7 हो गई, किसी वजह से वो पीएच 3 से 10 हो गई, तो इंडिकेटर अगर उसमें डला हुआ होगा तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर पीएच के चेंज को इंडिकेट करता है बाय गिविंग कलर चेंज। दोबारा सुनना, आपके ओ लेवल में जो इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच के चेंज को, बोलो यार, इंडिकेट करते हैं बाय गिविंग कलर चेंज। आपको कैसे पता चलेगा कलर चेंज हो गई? अगर इंडिकेटर डाला हुआ है आपने तो इंडिकेटर अपना कलर क्या करेगा? चेंज। इंडिकेटर आपको कलर चेंज देगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि पीएच क्या हुई है, चेंज। दोबारा सुनिए, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं, लिख लेते हैं, वो ही बताएगा, सब कर लो। Those agents which indicate the change in pH of a solution by, जी मरियम, by कलर चेंज। by giving colors। ठीक है जी। आपके सिलेबस में आपको कुछ इंडिकेटर्स याद रखने along with their color change। आपके सिलेबस में आपको कुछ इंडिकेटर याद रखने along with their color change। मैं उसको एक शॉर्टकट में करा देता हूं ताकि बात हमेशा के लिए समझ में आ जाए। एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इंडिकेटर्स। मलिक साहब समझ में आ रहा है इंडिकेटर क्या होता है? जी सर आ रहा है। यहां लिख लेते हैं कलर इन एसिड, यहां लिख लेते हैं वैल्यू एट विच कलर चेंज, और यहां लिख लेते हैं कलर इन। मरियम बेटा नहीं समझ में आ रहा तो अभी बोलो। नहीं सर आ रहा है। अब जरा तवज्जो रखना मेरे बच्चे, आपको जो इंडिकेटर याद रखने हैं उसमें इंडिकेटर नंबर 1 जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस। लिटमस पेपर में एक बात याद रखना कि लिटमस पेपर जो है ना वो उसी वक्त काम करता है जब वो मॉइस्ट हो। ड्राई होगा तो काम नहीं करेगा। पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर इज अ करेक्ट वर्ड। लिटमस पेपर का जो कलर है एसिड में वो होता है रेड, और बेस में कैसा होता है? ब्लू। और इसकी कलर चेंज किस पीएच पे होती है? अभी जो मैं इंफॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चे रट्टा लगाते हैं कलर चेंज का, जबकि एग्जाम में फेल हो जाएंगे आप अगर सिर्फ आपने कलर चेंज रेड ब्लू का रट्टा लगाया हुआ होता है और ये वैल्यू याद नहीं है, आप गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे आप। वैल्यू याद होना बड़ा जरूरी है वरना फंस जाओगे, 100% फंसोगे। इसीलिए सवाल मुश्किल है कि बच्चे आसानी के लिए क्या करते हैं, कलर चेंज याद कर लेते हैं, वैल्यू छोड़ देते हैं, हालांकि वैल्यू ज्यादा है। जी बेटा। वैल्यू तो हर बार 7 ही रहेगी ना, क्योंकि एसिड से बेस तो 7 से स्टार्ट होता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना, यही तो सिखाने जा रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अब देखो अगला जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। क्या है भाई? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का जो कलर है
वो एसिड में है बच्चे, कलरलेस, और बेस में है पिंक या रेड, और इसका जो कलर चेंज आता है वो आता है एट pH 9 to 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले नोट करोगे, मैं समझाता हूं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। 9 to 10। तीसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर जो है वो इधर रेड है, इधर येलो है, और जो कलर चेंज है वो आपको ऑब्जर्व होता है एट अ pH of 4। और आखिरी इंडिकेटर ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है उसका कलर चेंज क्या होता है भाई, यहां पर वो ब्लू है, कहां जी, यहां पर कलरलेस है, और यहां पर इसकी जो pH चेंज है वो है 7। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। नोट करो बेटा फटाफट पहले। नहीं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू यहां पर येलो है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू को प्लीज सही कर लीजिएगा, यहां पर येलो है, रेड और येलो, ब्लू और येलो, सॉरी। ठीक है भाई, बेटा नोट कर लिया ये। अब इसके बारे में इसको इस्तेमाल कैसे करना है इंशाल्लाह ये आपको थर्सडे को बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाएगी बात, और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ये टेबल बना लिया है आपके सामने, एक टेबल आपको नजर आ रहा है। पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन में पीएच के चेंज को, किसी भी रिएक्शन में पीएच के चेंज को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर किसी भी रिएक्शन में पीएच के चेंज को इंडिकेट करता है। ऐसा ही है ना, पिछली क्लास में ये बात हुई थी। जी सर। तो अब कुछ कॉमन इंडिकेटर मैंने रखे थे आपके सामने, और मैंने आपको ये थोड़ा मुश्किल अंदाज में बताया था। नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं भाई ये इंडिकेटर है, और इन इंडिकेटर का ये कलर चेंज एसिड में होता है, ये बेस में होता है। ये जो दरमियान में लिखा हुआ है मैंने, ये शायद आप इस पर वो उस तरह से तवज्जो नहीं देते जिस तरह से असल में देनी चाहिए। ये जो दरमियान में आप ये चीज लिखी हुई देख रहे हैं ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको अगर ये चीज अच्छे से मालूम ना हो तो आप सवाल का जवाब गलत देंगे, हालांकि आपको लगेगा कि आपने सही जवाब दिया। तो इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर जो है वो सब्सटेंस है जो पीएच के, एनवायरनमेंट के चेंज को शो करता है, इंडिकेट करता है बाय गिविंग डिफरेंट कलर चेंजेस। लेकिन ये जो दरमियान में वैल्यूज लिखी हैं, ये वो वैल्यूज हैं जिससे अगर पीएच वैल्यू आगे या पीछे जाएगी तो कलर चेंज आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे पहला लिखा हुआ है हमने लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर मान लें कि अगर पीएच है किसी जगह पर, पीएच वैल्यू किसी जगह की 3 है, ये एसिडिक वैल्यू है कि बेसिक वैल्यू है? पीएच वैल्यू हमने पढ़ी थी ना पिछली क्लास में, एसिडिक है। ठीक है, अब अगर मैं इस पीएच वैल्यू को 3 से 9 पे ले जा रहा हूं, पीएच वैल्यू को कहां से ले जा रहा हूं, 3 से 9 पे ले जा रहा हूं, और मैं इसमें इंडिकेटर के तौर पर यूज कर रहा हूं लिटमस, तो लिटमस का कलर चेंज किस पीएच पे आता है, 7 पे। यानी 7 से पहले पहले ये रेड है, 7 के बाद ब्लू है। इसको ऐसे याद रखना है,
7 से पहले रेड है, 7 के बाद ब्लू। तो अब मुझे बताइए जब 3 से 9 वो शिफ्ट करेगा तो दरमियान में 7 की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी इसका सर। मतलब है कि 3 टू जो है ना वो लेस देन 7 पे रेड 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 चलेगा, फिर अचानक से ब्लू हो जाएगा। तो पीएच का चेंज हमें कलर चेंज से नजर आ गया। लेकिन अगर मैं यही कलर चेंज, यही पीएच चेंज मैं 3 से 5 पे कर रहा होता, 3 से किस पे कर रहा होता, मान लें कि कोई भी रिएक्शन मैंने कराया 3 to 5 और मैं उसमें लिटमस पेपर डाल देता, तो क्या मुझे कलर चेंज नजर आता? नहीं सर। नो सर। नहीं नजर आता, क्योंकि 3 पर भी लिटमस रेड ही होता और 5 पर भी रेड होता। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो यहां पर मुझे नो कलर चेंज, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा सुफियान और शायान बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है, बोलना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में 12 आता है। बच्चे क्योंकि बच्चे बोलते हैं वैल्यू का कुछ वो इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो जनाब वो रट्टा लगाया होता है। वो क्या कहता है कि लिटमस का कलर चेंज पूछा तो बच्चे ने क्या रट्टा लगाया हुआ है, रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड। ओ भाई, ना रेड टू ब्लू फिक्स्ड है ना ब्लू टू रेड फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पीएच चेंज 9 से 2 पर लेकर आ रहा हूं, तो अब लिटमस अगर मैंने यूज किया है तो वो ब्लू टू रेड होगा, रेड टू ब्लू होगा? ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड हो जाएगा। Red. जबकि यहां पर क्या हो रहा था, रेड टू ब्लू हो रहा था। ब्लू। जबकि यहां पर लिटमस कोई कलर चेंज नहीं दे रहा था, यस और नो? यस। सर। यानी रेड का रेड ही स्टे कर रहा था। तो हमें समझ में आया कि यार ये तो एक नई डायमेंशन है जिसमें बच्चा फंसता है, ए स्टार वाला बच्चा निकल जाता है कि उसको ये पता होता है कि रट्टा ये नहीं लगाना है कि कलर चेंज क्या होते हैं, ये तो याद करना ही है कि कलर चेंज क्या होता है, लेकिन जिस वैल्यू से आर पार होने पर चेंज आएगा वो वैल्यू भी याद करनी है। मिसाल के तौर पर आपको अच्छे से मालूम है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो ज्यादातर 2 to 4 में रेंज कर रही होती है, ठीक है। जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू, चूंकि मैंने आपको बताया था पीएच स्केल पर जितना आप 7 से करीब जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी, यस और नो? जी सर। तो 5 to 6 जो है अगर किसी वैल्यू आ रही है तो वीक एसिड है। इसी तरह जो वीक बेस होते हैं ये 8 to 10 में रेंज कर रहे होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पीएच वैल्यू के लिहाज से 11 to 14 में रेंज कर रहे हैं, 13 में रेंज कर रहे होते हैं। तो अब अगर मैं तुमसे यूं कहूं कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तवज्जो रखना बेचो, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसमें मैंने डाला, उसमें मैंने ऐड किया स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुम्हारे ख्याल में पहले पीएच क्या होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से? 2 to 4 में, यस और नो? यस। और जब मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा तो पीएच किस साइड पे जाएगी, बेसिक साइड पे जाएगी, यस और नो? बोलते जाओ। अगर मैं उसमें बेस ऐड कर रहा हूं तो पीएच शिफ्ट Yes, होगी sir. ना बेसिक साइड पर, जी सर, शुक्रिया। तो Yes, sir. एंड कहां करेगी, 12 to 13 पर, यस और नो? जी। यस मैं सर। बेस डालता जा रहा हूं तो बेसिक साइड पहले न्यूट्रल होगा, फिर एक्सेस में बेस उसको बेसिक साइड पे ले जाएगी, तो मुझे जो है वो फाइनल पीएच 12 to 13 मिलेगी। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट में जो पीएच चेंज आ रहा है वो इमेजिन कर लेते हैं 2 से 13 का आ रहा है। अब मुझे बताओ 2 से 13 में मैं क्या लिटमस पेपर यूज कर सकता हूं एज एन इंडिकेटर, यस और नो? बोलो भाई, टेबल देख के जवाब दो। 2 to 13 में लिटमस पेपर यूज हो सकता है, यस और नो? हो सकता है, ठीक है हो जी। सकता है। फिनोफ्थलीन यूज हो सकता है, हो सकते हो सकता है। और मिथाइल ऑरेंज यूज हो सकता है, हो सकता है। ब्रोमोथाइमल ब्लू यूज हो सकता है, हो सकता है। पता ये चला कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन अगर हम कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल हो सकता है, यस और नो? जी। ये समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। सर आ गया सर। मरियम तुम्हें समझ में आया है? जी। इसी जगह दूसरा केस देखते हैं। अगर मान लो कि मैंने एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया लेकिन बेस उसमें डाली वीक, तो
तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच किस रेंज में रेंज करती है? अभी हमने डिस्कस किया था, किस में रेंज करती है? 2 to 3 में। 2 से 4 तक। 2 to 4, चलो सही है। और वीक बेस किस में रेंज करता है? 8 से 10। 8 से 10 में, ठीक है ना? 8 से 10 ले ले। अब मुझे बताओ कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाल रहा हूं तो पीएच कहां से जाएगी? 2 से जाएगी कहां पर? 8 to 9 या 10 पे, ठीक है ना? मान लेते हैं 9 पे जा रही है, चलो 2 to 9 पे जा रही है, ठीक है जी। या अगर मैं वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो 9 से 2 में आएगी, यस और नो? यस सर। जी sir. सर। ये शिफ्ट समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ कि क्या इसमें 2 to 9 में जाते हुए मैं लिटमस पेपर यूज कर सकता हूँ, यस और नो? यस। यस। क्या मैं इसमें Yes, sir. फेनोफ्थलीन यूज कर सकता हूँ? नो। फेनोफ्थलीन यूज करना रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा फेनोफ्थलीन यूज करना? कि फेनोफ्थलीन भाई हम तो एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना कि 2 से 9 जाएगी। अगर मान लो 2 से 9 नहीं गई, 2 से 8 गई, तो फेनोफ्थलीन यूज करने का फायदा होगा क्या कोई? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से 8 का मतलब चेंज क्या नहीं हुआ? आएगा। 2 से 8 का मतलब ये हो गया कि फेनोफ्थलीन का कलर जो है वो कलरलेस था और अभी भी कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि कलर चेंज 9 to 10 के बाद होता है, यस और नो? यस सर। बेटा ये सबको समझ में आनी चाहिए, ये मैं सिर्फ 2-3 को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या समझाया मैंने? समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई? कि मैंने कहा कि अगर इसमें फेनोफ्थलीन हम यूज करते हैं तो दैट वुडंट बी आइडियल चॉइस, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर यस सर। मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो क्या ख्याल है, आइडियल होगा? जी। क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो 4 पर पीएच चेंज देता है, तो चाहे आप किसी भी साइड में मूव कर रहे हो वो चेंज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और कलर चेंज हम देख यस सर। पाएंगे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? ओ भाई नहीं समझ में आ रही बात। हमें ये समझने की बात यहाँ पर ये है कि हम ओ लेवल के बच्चों को, जो ये रट्टा ओ लेवल के बच्चे मारते हैं कि भाई आप जो है ना वो ये रट्टा लगा लो कि कलर चेंज क्या आता है, ये रट्टा मारना ठीक नहीं है। आपको असल जो बात याद रखनी है वो है वो टेबल जो मैंने आपके सामने ऊपर बनाया कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं और उनका कलर चेंज किस रेंज में आता है। ये याद रखेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कलर चेंज रेड टू ब्लू ना आए, ब्लू टू रेड आए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कलर चेंज जो है वो आए ही नहीं, वो इंडिकेटर यूज करना सूटेबल हो ही नहीं। तो क्या कब सूटेबल होगा कब सूटेबल नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको? यस सर। Yes, बेटा sir. सबको क्लियर है? यानी ये शर्त कहीं पर भी बस ये नहीं। 4 इंडिकेटर्स जी ही सर। होते हैं। नहीं, मैं पांचवा भी एक बता रहा हूं। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया है कि ये रट्टा लगाना मुनासिब नहीं है कि आप ये रट्टा मान लें कि हमेशा रेड टू ब्लू ही होगा या हमेशा कलरलेस टू पिंक ही होगा। इट कैन बी पिंक टू कलरलेस एज वेल, यस और नो? Yes, sir. एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एक इंडिकेटर इस्तेमाल करें लेकिन कलर चेंज ना आए। इज इट पॉसिबल? यस। ओके अनाब, Yes, तुम्हें sir. आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा बेटा अनाब, जैसे कि तुम देख रही हो इंडिकेटर तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इंडिकेटर के टॉपिक पे बात चल रही थी। अब एक और इंडिकेटर है, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। इंडिकेटर एक और है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर जरा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद इंडिकेटर है जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज देता है। अभी तक आपने क्या देखा था? ऊपर जो इंडिकेटर आपने देखे, उस इंडिकेटर में आपने देखा कि भाई इंडिकेटर था और वो एक सर्टेन वैल्यू से पहले एक कलर देता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद एक कलर देता है। तो दो ही कलर्स थे, मैक्सिमम कलर्स कितने आ रहे थे? दो। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो मल्टीपल कलर्स दे सकता है अलग अलग पीएच पर। ठीक है, आए देखते हैं। ठीक है, पीएच स्केल पे आप जानते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 14 है। तो हम क्या देखते हैं कि 7 पर यानी दरमियान में ये ग्रीन होता है। दरमियान में क्या होता है? ये ग्रीन। और फिर ये विबग्योर पैटर्न फॉलो करता है। विबग्योर पैटर्न क्या होता है? जो रेनबो का पैटर्न आपने पढ़ा हुआ है, विबग्योर पैटर्न फॉलो करता है। विबग्योर पैटर्न में ये जो विबग्योर है उल्टा चल रहा है, यानी विबग्योर यहां से वॉयलेट है और यहां पर रेड है। बात समझ में आ रही? ये उल्टा पैटर्न चल रहा है।
यानी डिफरेंट पीएच रेंजेस पर डिफरेंट कलर्स वो आपको दे रहा होता है। जो न्यूट्रल पीएच है उस पर ग्रीन है, लेकिन अगर आप एसिडिक साइड पर आ जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप जो है वो इस साइड में मूव करेंगे। क्या ख्याल है? अगर आप एसिड पे जा रहे हैं तो येलो ऑरेंज रेड वाली साइड में मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 to 6 की पीएच वैल्यू ले लें तो मोस्ट लाइकली वो यहाँ पर क्या होगा, येलो। यस और नो? अगर 3 to 4 वाली पीएच ले लें तो इस पर क्या होना चाहिए, इसको ऑरेंज। और फिर 1 to 2 वाली पीएच ले लें तो उस पर क्या होना चाहिए, रेड। इज दैट क्लियर? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। अलिशा, मरियम, सुफियान, शायान, आतिर, मायर। जी सर आ रही है। सर आ रही है। इसी तरह अगर आप ग्रीन से आगे जा रहे हैं तो जो 8 to 10 वाली पीएच है, दो वैल्यूज की रेंज ले लो। 8 to 10 वाले पे इट शुड बी ब्लू, देन फिर 11 to 12 वाले पे इट शुड बी इंडिगो, एंड 12 to 14 वाले पे इट शुड बी वॉयलेट या पर्पल। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। आसान है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है एज कंपेयर टू एनीवन, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाना मुश्किल होता है, नंबर 1। और नंबर 2, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। तो जब हमारे पास किसी और इंडिकेटर को यूज करने का ऑप्शन हो तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को तकलीफ नहीं देते। लेकिन आप चूंकि प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं, तो आपसे एग्जामिनर यूनिवर्सल इंडिकेटर को थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे कलर चेंज। तो वेब ग्योर पैटर्न फॉलो करना है हमने, और वेब ग्योर पैटर्न में आप आराम से याद रख पाएंगे, दो वैल्यूज के रेंजेस हैं और हर रेंज पे अलग तरह का कलर चेंज है। यानी मान लें कि अगर आप एक ऐसा रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें पीएच मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रही है, तो मल्टीपल टाइम चेंज होने में बेहतर यही होता है कि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें। एम आई क्लियर? यस सर। तो बेटा Yes, sir. इंडिकेटर के टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था पिछले इंडिकेटर के टॉपिक को। इंडिकेटर वो एजेंट होता है जो इंडिकेट करता है पीएच के चेंज को से किसी भी सोल्यूशन के बाय गिविंग अ कलर चेंज। इंडिकेटर में जो कॉमन इंडिकेटर है वो ये है। असल में जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या, कि वो उसकी पीएच वैल्यू याद नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको हमेशा एक रट्टा लगाना पड़ता है कि भाई रेड टू ब्लू ही होगा। अब एग्जामिनर में मार्क स्कीम में कहीं पर ब्लू टू रेड लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ब्लू टू रेड की वजह से वहां पर बच्चा बोल रहा है सर आपने तो बताया था रेड टू ब्लू होता है। अब उस वक्त टीचर का क्या दिल चाहता है कि चप्पल उतारे और जूते लगाए। ठीक है, उतारे चप्पल लेकिन लगाए जूते, कि भाई रेड टू ब्लू जब तुम्हें बताया था तो तुम्हें ये भी तो बताया था कि ब्लू टू रेड भी हो सकता है। तो ये कोई जो है वो हदीस और कुरान थोड़ी है कि रेड टू ब्लू ही होगा, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि अगर कंडीशन बेस से एसिड की तरफ आ रही है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा। यस और नो? यस सर। फिर Yes, मैंने sir. आपको एक Yes, एस्टिमेशन बताई कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच किस रेंज में लाई करती है, वीक एसिड की किस रेंज में लाई करती है, और उससे फिर हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखी कि कहां पर कौन से इंडिकेटर का चॉइस जो है वो बेहतर होगा। यहां तक कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्योंकि हर पीएच वैल्यू पर यूज हो सकता है, लेकिन चूंकि एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बनाना मुश्किल होता है। इसलिए जहां पर आपके पास फिजिबिलिटी है बनाने की, वहां तो आप बनाएंगे, लेकिन जहां पर आप कोई और ऑप्शन अवेल करके भी काम चला सकते हैं तो कोई और ऑप्शन अवेल करना ज्यादा फीजिबल है। खैर, इंडिकेटर का टॉपिक बेटा यहाँ पर हो गया खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने पीएच और इंडिकेटर के टॉपिक को वाइंड अप किया। अब एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद एक बड़े टॉपिक की तरफ चलेंगे। वो छोटा सा टॉपिक जो अब हम करने जा रहे हैं वो हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, राइटिंग। ये बहुत एमसीक्यू में आता रहता है। आयोनिक इक्वेशंस फ्रॉम molecular equations. Writing ionic equations from molecular equations. हो सकता है आपने स्कूल में भी इनकाउंटर किया हो, आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए आ जाती है। जी, किसी को आता है लिखना? किसी ने पढ़ा हुआ स्कूल में? अलिशबा, मरियम, मायर? सर H प्लस प्लस OH माइनस हाँ, अब ये हमारे बच्चे ना ये रट्टा मार ले। ये देखो, ये मैंने इसीलिए पूछा था ताकि मुझे पता सर चले, पढ़ा है। मुझे ये पता चले कि आयोनिक इक्वेशन में क्या पढ़ा है। ये जो अभी सर मरियम, उसका ग्रेटर आयंस कट हो जाते हैं ना, वो मैंने पढ़ा है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन जो आपने H प्लस और OH माइनस की बात की इस बात में आप थोड़ा फंस जाएंगी, क्योंकि आपने बात बहुत स्पेसिफिक कर दी है, जबकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपकी बात हो सकता है फॉलो ना हो। गौर से सुनिएगा, मेथड बड़ा आसान सा है। पहले मुझे सुफियान, शायान और आतिर तुम बता दो, तुम्हें बात अच्छे से समझ में आ गई इंडिकेटर की कलर चेंज में क्या लॉजिक इस्तेमाल होती है? जी सर।
अच्छा अच्छा, आप लोगों को अपने पार्टिकल नेचर के मार्क्स मिल गए, देख लिए थे मरियम? नहीं सर। सर 75% पे तो बी ए बनता है। बेटा ये कौन सी स्कूल की ग्रेडिंग नहीं हो रही, कैम्ब्रिज वाली ग्रेडिंग हो रही है बच्चे। कैम्ब्रिज वाली ग्रेडिंग में तो 75 पे नहीं होता, आपके स्कूल में ही होता होगा, साथ में की लिखी हुई है और वो कैम्ब्रिज ही की है। असल में आपके स्कूल में जब बच्चे एग्जाम देते होंगे ना, तो बच्चों के सीरियस तो है नहीं, तो वो जीटी लगा लेते होंगे, ग्रेड थ्रेशोल्ड नीचे ले आते होंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन कैम्ब्रिज मार्किंग में 75 पे सर भी ये नहीं होता। हमारे इधर तो नहीं होता स्कूल में, ये तो गलत बात है, होना चाहिए। बहरहाल, तो आपने अच्छा चेक कॉपीज मिल गई आपको, अपनी ईमेल पे रिसीव हुई होंगी? नहीं। आप सर ईमेल, मुझे बायो की नहीं मिली। बेटा तो मैंने आपको कहा था कि हसनैन या सलमान को टैग कर दें ग्रुप पे, तो इंशाल्लाह अच्छा वो सही लोग, में अभी लेकिन आप लोग जरा खुद भी सुस्ती करते हैं। दूसरा ये, जब जो बच्चे ऑनलाइन सबमिट करते हैं उनको चेक कॉपी भी ऑनलाइन उन्हीं के उस पर रिसीव हो जाती है, नहीं होगी तो आप ग्रुप पे हसनैन को टैग करेंगे कि भाई मुझे अपनी कॉपी रिसीव कर नहीं हुई है इसकी, तो वो इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगी। और डू हैव अ चेक कि आपने गलती कहाँ की है। तो आयोनिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूलर इक्वेशन से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं आपको स्पेसिफिकली यानी टॉपिक हेडिंग वाइज नहीं बताऊंगा, इन जनरल ये टॉपिक हम सीखेंगे ताकि किसी भी इक्वेशन के लिए आ जाए तो आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं, कैसे करना है, ठीक है? कैसे करना है शुरू करते हैं। कुछ रूल्स हैं बेसिक, पहले उन रूल्स को समझना जरूरी है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको समझना जरूरी है मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखने के, आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है कि रूल नंबर 1 क्या है बच्चे, कि प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट। हेलो। जी मलिक साहब, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा? हाँ सर मैं आ गया। लेट क्यों हो गए हो? मैं सर दादू घर गया हुआ था अपनी। अच्छा तो अच्छा, देखो मैं हेडिंग नजर हाँ आ रही है तुम्हें, अभी शुरू कर रहे हैं ये वाला टॉपिक। इंडिकेटर के टॉपिक पे बात चल रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाएगी, तो क्लास का पहला हाफ तुम सुन लेना, ठीक है? ठीक है। प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स आर नॉट स्प्लिटेड ड्यूरिंग दिस मेथड। कि जब आप ये मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जो लिक्विड्स होंगे और जो सॉलिड्स होंगे उनको आप स्प्लिट नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। दूसरा रूल क्या है आयोनिक इक्वेशन लिखने में? ओनली aqueous species are splitted into their positive and negative ions. तीसरी आखिरी बात, similar species on the reactants and product sides are cancelled to write final equation। 3 बातें हमने फॉलो करनी है, और कोई भी इक्वेशन आप लिख पाएंगे, एमसीक्यू में बहुत आता है ये। क्या लिखा हमने कि जब कोई इक्वेशन, देखो मलिक साहब हेडिंग क्या दी हुई है, आयोनिक इक्वेशन लिखना, किससे? मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है, और ये एक स्किल है, ये सिर्फ एसिड बेस में नहीं है, ये कहीं पर भी केमिस्ट्री में आपको यूजफुल साबित हो सकती है कि एक इक्वेशन नॉर्मल लिखी हुई हो जिसे हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं, और उसे फिर आप आयोनिक फॉर्म में लिख के दिखाएं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको बहुत बेहतर बात समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। पहली एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है बिल्कुल सिंपल सी, HCl aqueous, NaOH aqueous gives NaCl aqueous plus H2O liquid।
ये पहली इक्वेशन हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और बहुत आसान सी इक्वेशन है, एसिड और बेस की इक्वेशन है। एसिड और बेस की आयोनिक इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान होता है, हर बार एक ही जैसी बनती है, जो शुरू में बच्ची ने कहा भी, लेकिन हम करके देखते हैं। जनाब ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने क्या पढ़ा है कि जो एक्वस स्पीशीज होंगी उनको आप स्प्लिट कर देंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, और आप जानते हैं कंपाउंड का पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। जबकि वाटर क्या है, चूंकि लिक्विड लिखा हुआ है, तो हमने पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है कि लिक्विड एंड सॉलिड्स आर नॉट स्प्लिटेड, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब देखिए मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने H+ को अलग कर दिया एक्वस, मैंने क्लोराइड को अलग कर दिया एक्वस, मैंने Na को अलग कर दिया एक्वस, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। मैंने OH को अलग कर दिया एक्वस, मैंने इस वाले Na को भी अलग कर दिया एक्वस। स्टेट्स लिखना जरूर, अगर पेपर 2 में आ जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे सब कुछ लिखने के। और वाटर को एज इट इज रहने दिया। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि यहां पर भी एक Cl आइन है और यहां पर भी एक Cl आइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर भी एक Na आइन है, यहां पर भी एक Na आइन है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जबकि H आइन जो लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पर नहीं है, और OH आइन भी जो लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पर नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। पॉजिटिव आयन से कैंसिल नहीं होगा? जी बेटा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से नहीं कैंसिल नहीं बेटा, होगा? क्या लिखा हमने, सिमिलर स्पीशीज ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर कैंसिल। कैंसिल कौन होंगे, जो एक जैसी होंगी दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, वो कैंसिल होंगी। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा क्या हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचा, H आइन, यस और नो, और Yes sir. Or OH OH. आइन, Yes और sir. राइट साइड पे क्या बचा, H2O। H2. इज दैट क्लियर? H2O. तो बेटा ये हमारी क्या बन गई, रिजल्टेंट इक्वेशन, रिजल्टेंट आयोनिक इक्वेशन। क्या बन गई भाइयों, रिजल्टेंट आयोनिक इक्वेशन। क्लियर? जी। चलो Yes sir. गुड हो गया, ठीक है, गुड हो गया। अब ये अच्छा, मजे की बात ये है कि जब भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे, एवरी टाइम यू विल गेट द सेम इक्वेशन। एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि एसिड और बेस के अलावा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं ले रहा हूं H2SO4 प्लस NH4OH गिव्स NH4 ट्वाइस। अभी ये जो ट्वाइस वाइस वाले आते हैं ना, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। अच्छा, इनकी स्टेट्स लिख देते हैं। हेलो, अच्छा जी, वापस आ गए एग्जाम्पल पे, सबको आवाज आ रही है मलिक साहब? आ रही है सर। ओके, तो बेटा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें जनाब ये स्टेट एक्वस एक्वस एक्वस, ठीक है जी। अब फिर से वही है, हम अच्छे से जानते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, एक है कि दो हैं? हाइड्रोजन कितने बच्चों, एक है कि दो हैं? ये देखिए नंबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दो हैं। तो हम यहाँ पर जब इनको स्प्लिट करेंगे तो 2H लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा आसान सा है भाई, दो हाइड्रोजन है ना, दो लिखेंगे। इसी तरह SO4 जो है, मैंने बार बार पढ़ाया है कि SO4 एक आइन है पूरा, तो SO4 एक आ गया और इस पर चार्ज क्या आता है, -2 आ जाता है। हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं कि SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद NH4 पे आ जाए, NH4 पे आ जाए तो NH4 प्लस आपने अलग कर लिया, OH पर आ जाए तो OH नेगेटिव आपने अलग कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपने एरो लगा लिया, फिर यहां पर कितने NH4 हैं, दो हैं, तो आपने दो NH4 अलग कर लिए, ठीक हो गया। यहां पर फिर से आपने सल्फेट को अलग कर लिया और वाटर को आपने एज इट इज लिख लिया। इतनी बात समझ में आई है? जी सर। ओके, अब देखिए बेटा, आप एक चीज पे गौर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि NH4 यहां पर दो हैं और यहां पर एक है भाई, या सर नहीं? हमने NH4 को अलग अलग रखा। क्या कह रहे हो?
NH4 को हमने अलग अलग क्यों नहीं रखा, N को अलग और नहीं नहीं H को अलग? नहीं, देखे ना, ये तो आपको केमिस्ट्री में 50 दफा पढ़ा चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आइंस हैं कुछ, NH4, CO3, SO4, अच्छा OH, और क्या है, NO3, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आइंस है मेरे बच्चे, ये एज अ होल सिंगल आइन ही ट्रीट होते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आपको दिखाना ही चाह रहा हूं मैं, अगर आप देख पा रहे हैं, अंधे नहीं हुए हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये विभाजित तौर पे दिख रहा होगा कि NH4 यहाँ पर राइट साइड पे 2 हैं और लेफ्ट साइड पर 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये इक्वेशन असल में बैलेंस नहीं थी, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। ऐसा करता हूँ मैं शुरू में ही बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पर 2 लग जाएगा बैलेंसिंग के लिए, तो ये बैलेंसिंग जो है वो पहले नहीं हुई थी, और यहाँ पर भी 2 लगेगा, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी। बैलेंसिंग के लिए पहले से 2 लगा होगा, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाएगी, तो जब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी यस सर। अब आप देखिए कि SO4 यहां पर और यहां पर कैंसिल हो रहा है, 2 NH4 और 2 NH4 यहां पर कैंसिल हो रहे हैं, और जो बच गया है वो कुछ ऐसा है, 2H पॉजिटिव, 2OH नेगेटिव, यस और नो, और राइट साइड पे क्या बचा हुआ है, 2 वाटर, यस और नो। यस सर। यस सर। राइट साइड पे क्या बचा हुआ है, 2 वाटर, 2 वाटर। 2 ठीक है जी। तो ये आपने 2 वाटर लिख लिया यहाँ पर। तो आपने यहाँ भी देखा कि एसिड बेस की इक्वेशन है, तो आपको वही H और OH मिल रहा है, फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि 2